हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिप प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो वीडियो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी के लिए DAF1 और DAF2 होता है। ठीक है, मैं अपने जो मेरा DAF1 है DAF2 है उसके माध्यम से ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या भरना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आगे जाने से पहले मैं अपना शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए, मैंने 2018 में IIT रुड़की से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और इस बार जो वर्ष 2020 है इसमें इस बार मेरा दूसरा यूपीएससी का इंटरव्यू था। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी मैं चयनित हो चुका हूँ। और दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण बात है कि मेरे ही निर्देशन में हिंदी मीडियम के लिए मुख्य तौर पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो जो लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग 88 40 75 19 12 ये मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे कि DAF1 DAF2 क्या होता है। और मैं थोड़ा सा पहले एक बार बैकग्राउंड बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, जनरली जब हम लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है। तो आपने जब प्री का फॉर्म भरा होगा तो प्री के फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं भरना पड़ा होगा। केवल जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया है वो भरा होगा आपने, ठीक है, आपका सेंटर कौन सा है आपने वो भरा होगा, ठीक है, और जो अपना फोटो ID प्रूफ है वो लगाई होगी। ये 3-4 चीज़ें आपने लगाई होगी। लेकिन जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस लिखने जाते हैं तो पहला हम लोग फॉर्म भरते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं DAF1 यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1, मेंस से पहले। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ये डिपेंड करता है यूपीएससी के मूड के ऊपर कि वह हर वर्ष DAF1 में अलग अलग जानकारियों को मानता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2018 में जब मैं यूपीएससी का पहली बार मेंस लिख रहा था, उस बार DAF1 में बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई थी। मतलब आपकी हॉबीज क्या है ना, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, ठीक है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, ये सारी डिटेल्स बेसिकली DAF1 में ही मांग ली गई थी। ठीक है, लेकिन इस वर्ष और जबकि 2019 में भी और 2020 में भी ये सारी डिटेल DAF2 में मांगी गई थी। तो DAF2 क्या होता है, जब मेंस का रिजल्ट आता है और जब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है कि अब आपको इंटरव्यू देने जाना है, तब जो यूपीएससी फॉर्म भराती है उसको बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या कुछ होता है। तो मैं पहले इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और चीज़ों को आगे बताऊंगा। तो देखिए, जनरली होता ये है, पहले मैं आपसे बता दूं कि मार्कशीट में आपका नाम सही होना चाहिए। जनरली ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ की जो मार्कशीट देते हैं, जनरली हम लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट मानते हैं। कौन सा रूल है, क्या रूल है, एक बार हम लोग अभी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे। ये मैं जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है ये शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ से हाइड कर दी है। हालांकि अगर आपको कुछ पर्सनल डिटेल मिल भी जाए तो प्लीज़ उसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आगे भी मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको जो कुछ काम की बात है वो बताता हूँ। तो होता क्या है कि आप DAF1 DAF2 भरते हैं, ठीक है, और आप उसको लेके जाते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होती है जिसकी चेकलिस्ट यूपीएससी देती है। अच्छा, मैं पहले बता रहा हूं, मैं जो बातें हैं, जो डिटेल इसकी चीजें हैं, वो आप लोग को यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मुझसे मांगे गए थे, जो मेरे लिए जरूरत के थे, वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमारी कैटेगरी अलग होती है, हमारे पास PWD होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। वुमेन कैंडिडेट के लिए हो सकता है एक दो कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे अपने बारे में आइडिया है कि मेरे से ये चीजें मांगी गई थी। ठीक, अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की आप लोगों के पास एक दो चीजें डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, है ना। कई लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, कई लोगों के पास 10th की मार्कशीट में नाम गलत होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, जनरली रिक्वायरमेंट यही है कि सब चीजें सही होनी चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही निर्धारित फॉर्म में नहीं है, आप भूल गए हैं, तो देखिए इंटरव्यू आपको देने दिया जाता है। मैं पहले आप लोग को एकदम निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि बिल्कुल चिल मुंह उठा के जाइए, आराम से, है ना, इंटरव्यू दे के आइए, कोई रोक टोक वाला नहीं होता है। बस जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें लिखा होता है प्रोविजनल, रिजल्ट के आगे लिखा होता है प्रोविजनल, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। और प्रोविजनल का मतलब कि जब आपका नियुक्ति होगा तो उसके पहले आपको सही वाला डॉक्यूमेंट शो करना होगा। तो जैसे मैं जब 2019 में गया था तो मेरा एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, तो वहां पे क्या करते हैं, एक फॉर्म भरवा लेते हैं, साइन कर देते हैं कि आपको जब रिजल्ट आएगा या फिर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर एक टाइम लिमिट दे देते हैं, इसके अंदर आपको सही वाला डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा। तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप एक दो डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, एक दो डॉक्यूमेंट आपके पास कम है,
तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बस अपनी फोटो लेके जाइए ढेर सारी, है ना। आपका जो फोटो है वो यूपीएससी को बहुत रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं अब आगे चलता हूं, जो रियल डेफ होता है वो आप लोग के सामने दिखाता हूं, क्या होता है, कैसे फॉर्म भरते हैं, कैसे चीजें होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा DF1 मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, DF1 और DF2 दोनों मर्ज है, ठीक है। मैंने एक ही में मर्ज कर दिया, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या अलग होता है। तो जो कि मैंने पहले बताया था कि DAF1 कब होता है, जब आप मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, मतलब प्री आप क्वालिफाई किए, जब आपका प्री का रिजल्ट आता है, क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको DF1 भरना होता है। अब होता क्या है, मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स हटा दी हैं, तो यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो होती है, पासपोर्ट फ़ोटो होती है, जो आप सूट बूट में जो खिंचवाए होते हैं, ठीक है, ये आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होती है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID होता है, रोल नंबर होता है, नेम, ईमेल, मोबाइल ID, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो ये आपका एक डिटेल ये होता है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, पहली चीज़ रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी एड्रेस, ठीक है, फिर टेलीफोन, मोबाइल, ये सब मतलब आपका बेसिकली पर्सनल डिटेल यहाँ पे आप भरते हैं। पोस्ट ऑफिस, सिटी, है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको भरना होता है, ठीक है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, मदर टंग क्या है, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो ये आपको भरना होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफिस डिटेल। अब बेसिकली यूपीएससी क्यों भराती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी एक बात बता देता हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले जब इंटरव्यू राउंड होता है, तो ये DF1 कंप्लीट जो चेयरमैन होता है बोर्ड का, जो आपके बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं, उनके पास ये DF1 कंप्लीट होता है। मतलब आप देखेंगे ये 16 पेज का जो DF1 है, ये उनके पास कंप्लीट होता है। तो वो जनरली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा एक बार बस शॉर्ट में हिंट देता हूँ, बाकी हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा बाद में करते रहेंगे। फोकस हमारा कि क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रोसीजर है, वो बताना है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ईमेल भरा, जैसे मेरा ईमेल है मान लीजिए 2K11, मेरे ईमेल में 2K11@gmail.com है, तो ये पूछ सकते हैं कि ये 2K11 क्यों खास है ना। यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये 2K11 क्या 2011 कोई प्राइम नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से ये डेफ भराया जाता है। बेसिकली डेफ से आपके बारे में जानकारी पता चलती है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है ये इंटरव्यू बोर्ड को पता चल जाती है। तो आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कम्युनिटी, है ना, ये है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि आप जो OBC हैं, अगर है ना क्रीमी लेयर में है, ठीक है, तो आपको अनरिजर्व लिखना होगा। तो ये सब बारे बताए कि आप SC ST EWS हैं, आप क्या हैं, वो सारी बातें यहाँ पे ये CSE रूल 23 ये भी बताया हुआ है। तो मैं फिर से कहूँगा, डिटेल जो डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी है, डिटेल जानकारी है दोस्तों, मैं यही कहूँगा आप लोग नोटिफिकेशन UPSC की ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी छोटी सी गलती आप लोग के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग UPSC की ओरिजिनल नोटिफिकेशन जरूर देखें। यहाँ पर जनरली आपका सिग्नेचर होता है, मैंने वो हटा दिया है, और यहाँ पे आपका रोल नंबर हर जगह, हर पेज के नीचे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि आप कुछ हैं, अगर EWS हैं तो क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरना होता है। अब यहाँ पर बेसिकली आपके बारे में वही आप देखेंगे लाइन से पर्सनल डिटेल है कि आप अगर आप PWD हैं, मतलब अगर आप पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो ये भरिए, है ना। फिर कौन सी कैटेगरी, ठीक है, कितना % डिसेबिलिटी है, ये बारे में आपको भरना होता है। कौन सा सर्टिफिकेट है, कब इशू किया गया, ठीक है, कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होती है, ठीक है। उसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप जब आप मेंस का फॉर्म भर रहे होते हैं, ठीक है, तो खास तौर से जो PWD कैंडिडेट होते हैं ना, वो जो बेंचमार्क वाले होते हैं, पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि क्या वो स्क्राइब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपकी जगह कोई दूसरा पेपर लिखे, या फिर ये भी होता है कि आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हर पेपर में। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होती हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली यहाँ पर आपको डिटेल ये भरनी है। इसके बाद क्या है कि ये आपने भरा कि आप क्या कभी अनफिट किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि फिटनेस टेस्ट वन ऑफ द टफ फिटनेस टेस्ट होता है। हालांकि इसका बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ता है, जनरली सभी लोग फिट होते हैं। जैसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाए सर टैटू का क्या होगा, देखिए इसका कोई असर नहीं होता है। मैं फिर से कहूँगा जो रूल रेगुलेशन CSE के हैं वहाँ पे आप देखिए, टैटू वैटू से कोई चक्कर नहीं पड़ता। आपको छोटा मोटा बीमारी है तो इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो टेक्निकल 1-2 पोस्ट है उसके लिए इम्पैक्ट पड़ता है। IAS IFS के लिए आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब आपको कोई भी बीमारी हो आप IAS IFS आराम से बन सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि लोग बनते भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली छोटी मोटी बस सर्विस रिक्वायरमेंट है। अब ये है तो है, इसका हम क्या कर सकते हैं ना, जो है तो है। इसमें आपको ये नहीं परेशान होना है कि सर मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कि अब मैं क्या करूं सर, प्रिपरेशन बंद कर देनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आराम से प्रिपरेशन करते रहिए।
छोटी मोटी जो फिटनेस रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर भी पूछा जाता है कि क्या अभी कभी आपको अनफिट घोषित किया गया था, तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे आपका चॉइस ऑफ सेंटर पूछा जाता है कि आप किस सेंटर पे भरना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ये DF1 की बातें चल रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1, यहाँ पर आप डिटेल में उसको भर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या जानकारी होती है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप जो इंडियन लैंग्वेज का एक पेपर होता है, ठीक है, तो आप वो भरते हैं। तो आपका जैसे मैंने क्या भरा, इंडियन लैंग्वेज में मैंने हिंदी भरा, ठीक है। मेरा ऑप्शनल था जियोग्राफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेपर 1 से पेपर 5 यानी एसए और जनरल स्टडी आप किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, मतलब आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी एंड और इंग्लिश में आप दे सकते हैं, ठीक है। 1 to 5 सेम लैंग्वेज में देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और पेपर 6 to 7 ये आप किसी दूसरे लैंग्वेज में चाहें तो दे सकते हैं। जैसे मेरा देखेंगे तो मेरा माध्यम चूंकि हिंदी माध्यम है, मैंने सारी चीज़ें हिंदी में लिखी है, मेंस का एग्जामिनेशन मैंने हिंदी में दिया है। लेकिन कोई कैंडिडेट चाहे तो ऑप्शनल इंग्लिश में लिख सकता है, बाकी जीएस पेपर हिंदी में लिख सकता है, ऑप्शनल हिंदी में लिख सकता है, बाकी जीएस पेपर इंग्लिश में लिख सकता है। तो ये यूपीएससी ऑप्शन देती है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा आप एक बार इसको कंफर्मेशन अवश्य ऑफिशियल नोटिफिकेशन से करें, ठीक है। हो सकता है कि मैं बोलते बोलते कुछ गलत बोल जाऊँ, हालांकि मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ गलती आपके सामने न हो। फिर भी एक आप कह सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको अवश्य जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बारे में बताया गया कि आप कौन सा क्या है, आप इंटरव्यू का लैंग्वेज भी यहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो देखिए पैरा 27 ऑफ द इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, तो मैंने हिंदी भरा। अब कई लोग इंग्लिश भर सकते हैं, कई लोग जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें भी इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे आप मराठी में इंटरव्यू दे सकते हैं, बशर्ते आपको पहले ही बताना होगा, तो यूपीएससी आपके लिए एक ट्रांसलेटर बिठाएगी वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप इस बात को समझिएगा, आप इसको एक बार डिटेल में जो यहाँ पे लिखा है ना पैरा 27 ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, इसको आप देखिए एक बार। जब इंस्ट्रक्शन जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे मिलता है। इसके बाद फादर मदर, नेशनैलिटी ऑफ फादर मदर, पापा करते क्या हैं, मम्मी क्या करती हैं, इसके बारे में मतलब इसके बारे में आपको लिखना होता है। कब रिटायर हुए, ठीक है, मम्मी क्या कर रही है, अगर रिटायर हुई तो क्या, कितनी इनकम है, ये भरना पड़ता है, ठीक है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मदर फादर कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है, और फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्री के बाद यानी मेंस के पहले ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, है ना, ये डिटेल्स भरनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, अगला पूछता है डू यू पोजेस प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सीधी बात है आपको ये करना ही पड़ेगा, यस, है ना, यस। नहीं करेंगे तो सिंपल से ज़्यादा आप फॉर्म नहीं भर रहे, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे डिपेंड है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा, कई लोग का ये डाउट था कमेंट सेक्शन में कि सर मैंने दूरस्थ माध्यम से ग्रेजुएशन किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो देखिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, एक बार आप नोटिफिकेशन देखिए। हालांकि आप कैसे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, केवल यूजीसी द्वारा मान्यता प्रदान होना चाहिए। अगर आपने कहीं से भी मान्यता प्रदान इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो दूरस्थ माध्यम से ही क्यों ना हो, उसको यूपीएससी एक्सेप्ट करती है। तो बस एक बार ये चेक कर लेना है कि आप मान्यता प्रदान है कि नहीं, तो उसको आप एक बार यूजीसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना होता है, ठीक है। जैसे मेरा IIT रुड़की से ग्रेजुएशन था, तो जो उसका सर्टिफिकेट नंबर था वो यहाँ पे भरना होता है। कब इशू किया गया, किस अथॉरिटी ने इशू की, वो भरना होता है। जैसे मेरा किसने इशू किया, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ IIT रुड़की ने। तो यहाँ पर आप इसको बताएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया आप देखेंगे इफ यू डू नॉट पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन रूल 7, मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन, ठीक है, तो योर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की है तो आपका कैंडिडेचर सीधी बात है कैंसल्ड होगा। द प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द रिक्वाइसिड एग्जामिनेशन शुड बी डेटेड अर्लियर देन ड्यू डेट ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मतलब मेंस एग्जामिनेशन के पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट यूपीएससी की है, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद पूछा गया एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन, तो मेरा नो है भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, तो वो है। इसके बाद आपका आता है कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ किया, उसकी डिटेल आप भरते हैं, आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सा डिवीजन है, आप वो भरते हैं, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे IIT रुड़की है, मेरे लोकल कॉलेज का नाम है, ठीक है, यहाँ पे कौन से बोर्ड से मैंने एग्जाम पास किया, तो यूपी बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जाती हैं, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। इसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट की जानकारी मांगी जाती है। अब मेरा नो है, देखिएगा एक बात समझिएगा, यहाँ पर मेरा नो है। हो सकता है
अगर किसी ने यस भरा हो तो वहाँ पर एक दो ऑप्शन और क्रिएट होते हो कि आप कब एम्प्लॉय मतलब कब होते हो क्या है उसके बारे में जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे यार ये वो लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने नो भरा। तो उसके बाद जो बक्सा होता है जो बेसिकली आप देखेंगे जो यूपीएससी की जो वेबसाइट होती है तो उसके बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं आता है। हो सकता है आप लिखेंगे कि यस तो यहाँ पे आपके एक दो चीज़ें और ऑप्शन में खुल जाए। तो मेरे साथ तो ये है, कभी आपको डिबार किया गया उसकी जानकारी मांगी जाती है, ठीक है। फिर आपने कितनी बार अभी तक प्री मेंस दिया है, तो देखिए अपना रोल नंबर अभी भूलिएगा मत। जैसे जिन लोगों का तीसरा अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है अपना रोल नंबर भूलना नहीं चाहिए, उनको नोट करना चाहिए क्योंकि यूपीएससी मांगता है ये सब जानकारी आपको लिखना होता है कि आपने प्री कितनी बार दिया, आपने मेंस कितनी बार दिया, इंटरव्यू तक कितनी बार में पहुंचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जैसे मैं 2019 वाले में भी आप देखेंगे यहाँ पर 2019 वाले में मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था, यहाँ पे लिखा है यस, ठीक है। लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था तो लिखा है नो, ठीक है। कितनी बार मैंने अटेम्प्ट दिया तो 3 बार, 18, 19, 20 इसके रोल नंबर यहाँ पे आपको भरने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आपको सर्विस अलोकेट हुई है कि नहीं, तो मैंने लिखा नो। अब जब ये हुई ही नहीं है तो सीधी बात है आगे आप भर नहीं पाएंगे, है ना। इसके बाद फी पेमेंट डिटेल होती है, जो फाइनल आप फी पेमेंट करते हैं उसकी एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है, ये सब आपको भरना होता है। इसके अलावा फोटो आईडी प्रूफ एक इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यहाँ पे आपने आधार दिया अगर तो आपको आधार का अपना डिटेल यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड करने होते हैं। तो ये बात जैसे कई लोग पूछ रहे थे सर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यही वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। तो जैसे मैंने 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में लगाई, हो सकता है कई लोग के पास जो इशूइंग अथॉरिटी है दूसरी होती हो। बेसिकली आपको एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए जो कि अंडर रूल 6 ऑफ द रूल्स ऑफ एग्जाम में दिया हुआ हो, ठीक है। तो जो जो चीज़ें दी हुई ऑप्शन में उन्हीं में से एक चीज़ आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आपके पास पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा है, ठीक है, अगर आप SC ST OBC या EWS अगर आप भरते हैं तो एक अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। तीसरा आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लगाना होगा, इसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। चौथा क्या है, स्कैन ID प्रूफ, ठीक है। स्कैन ID प्रूफ किसी मतलब ये सारी चीज़ें मतलब अप्लीकेबल हैं, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं जो लिखा हुआ है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं कि मैंने रूल पढ़ा, मैंने रेगुलेशन पढ़ा, सारी चीज़ें भरी, जो आपको पता ही होगा, कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, हालांकि इसको ध्यान से एक बार पढ़ना चाहिए, मैं फिर से कहूँगा, है ना। तो आप भरते कि हाँ मैंने सब चीज़ मान ली है, सारी चीज़ सही है। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन भी लेता हूँ, फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर करते हैं और डेफ 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपका डेफ 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं। अब अगर आप टॉप 2000 बच्चों में आते हैं तो आप डेफ 2 भरते हैं। देखिए डेफ 2 तुरंत लाइन से मैंने यहाँ पे सजा दिया है, तो आप डेफ 2 भरते हैं उसके बाद, ठीक है। अब डेफ 2 में क्या है, आप देखेंगे फिर वही चीज़ें जो शुरू की बकवास वहाँ पे भरी थी, वही चीज़ यहाँ पे कि RID, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी फोटो, यहाँ पे लिखा होता है, देखिए क्लियर लिखा है, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ पे क्लियर लिखा है। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ही आप ये चीज़ें भरेंगे। फिर वही चीज़ कि मदर टंग क्या है, फिर वही प्लेस ऑफ बर्थ, जो बेसिकली शुरू में आपने देखा होगा जो हम लोग ने भरा था, यहाँ पे सेम चीज़ें वही भरनी होती है, कुछ अंतर नहीं होता है, सेम चीज़ें वही भरनी होती हैं। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम चीज़ें, कहाँ से हैं ये, बस एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ पर हमें ये डिटेल में भरना होता है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है तो जो बाकी, देखिए मैंने पहले बताया था कि जो चेयरमैन होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, उनके पास आपका ये कंप्लीट 16 पेज का फॉर्म होता है, 16, 17, 20 पेज जो भी है कंप्लीट फॉर्म होता है आपका। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनके पास एक समरी सीट होती है, समरी सीट एक पेज की, उसमें आपकी ये जो डिटेल है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये जो 7 नंबर की डिटेल है ये कंप्लीट होती है। आपका नाम होता है और आपके मम्मी पापा का नाम और लोकेशन, कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें सबके पास होती है, तो जिससे वो क्वेश्चन बना पाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर आपको चीज़ें भरनी होती हैं कि आपने कौन से प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप जीते हैं। जैसे देखिए मैंने KVPY मतलब किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में 2013 में सेलेक्टेड था, ठीक है। इंस्पायर फेलोशिप मैंने जीती, तो मैंने उसके बारे में लिखा कि मैंने प्राइज, स्कॉलरशिप ये वाली जीती हुई है। स्पोर्ट NCC आप बताएंगे, जैसे मैंने IIT रुड़की में चेस इवेंट में फर्स्ट रैंक लाई थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप देखेंगे ट्रैकिंग की है ना, पैराग्लाइडिंग की है मैंने, है ना, फॉक्स फ्लाइंग की है, बंजी जंपिंग की है, तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ें भरी। आप लीडरशिप की पोजीशन अगर अपने कॉलेज में हेल्ड करते हैं तो आप वो लिखेंगे, जैसे मैंने
हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब IIT रुड़की हमारे कॉलेज में था, हिमालयन एक्सप्लोरर, और मुझे लगता है बेस्ट क्लब ऑफ इंडिया है वो, ठीक है। तो हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब में मैं क्या था, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, तो मैंने वो बात यहाँ पे लिखी, ठीक है। ARP में मैंने पढ़ाया था वीकली, जो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट है, तो मैंने वो बात यहाँ पे लिखी। इसके बाद आपकी हॉबीज़ क्या होती है, आपकी अदर इंटरेस्ट क्या होते हैं, आप वो भरते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चेस, ट्रैकिंग और फ्लूट बजाना, बांसुरी बजाना, ये मेरी 3 हॉबी हैं, तो मैंने वो चीज़ों को लिखी। अब जनरली इंटरव्यू बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, मेरा इंटरव्यू हुआ था तो इस पे लगभग आधा इंटरव्यू इन्हीं चीज़ों पे हुआ था, आधा इंटरव्यू पूरा इन्हीं चीज़ों पे हुआ था कि आप ट्रैकिंग में क्या करते थे, चेस का खेलते हो क्या करते हो, फ्लूट कैसे बजाते हो, राइट हैंडी हो लेफ्ट हैंडी हो, ये सारे क्वेश्चन जनरली बोर्ड 5 मिनट तो मिनिमम पूछता ही पूछता है, ठीक है। जैसे 2019 में जब मैं इंटरव्यू दे रहा था दोस्तों, तो ये जो एकेडमिक रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम है, कहाँ गया, यहीं पे कहीं लिखा होगा, ये रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम, ये जो है इस पे मेरा 5 मिनट डिस्कशन हुआ था, लगभग 5 मिनट। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 5 मिनट इस पे क्वेश्चन पूछे थे कि क्या होता है, उन बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, ये कैसा है क्या है, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये डिटेल भरते हैं, इसके बाद आप क्या भरते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, यहाँ पे ना आप लोग चाहिए तो आंख बंद करके फेक भरिए, जनरली फेक भरना नहीं चाहिए क्योंकि आप पकड़े जाएंगे। फेक भरेंगे बेसिकली पकड़े ये जाएंगे कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने भरा है और आप इसका आंसर नहीं दे पाए हैं तो सीधी बात है आप फंसेंगे, ठीक है। तो वो ये मान के चलेगा आपने फालतू लिखा है, ठीक है। इसका कोई सर्टिफिकेट आपको जमा नहीं करना होता है, कोई सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए, आप लिख दीजिए कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा करना होता है, ठीक है। वो आपने जो लिख दिया वो यूपीएससी इसको ट्रू मानती है, इस पे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार होना है। बेसिकली यहाँ पे आप चाहिए तो 10 हॉबीज भर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को कि आप मैराथन करते हैं, आप क्या करते हैं, यूपीएससी को कोई इससे लेना देना नहीं है। बस यूपीएससी को इस बात से मतलब है कि यहाँ पे आपने जो चीज़ें भरी हैं, जैसे कई लोग को ये डाउट होते हैं कि सर क्या हमें इसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है जो हम यहाँ पे भरते हैं, जैसे एनसीसी आपने किया तो क्या एनसीसी का सर्टिफिकेट भरना है, कोई आपने प्राइज मेडल स्कॉलरशिप जीते तो क्या आपको सर्टिफिकेट जमा करना है, तो नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट ना वहाँ पे ले जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ना आपको पहले वो चाहिए होता है, तो ये यूपीएससी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जो मन करे वो भरें। इसके बाद क्या होता है, आप जब डेफ 2 भर रहे होते हैं तो आप अपना कैडर मतलब आप अपना कैडर प्रेफरेंस भरते हैं, तो जैसे मैंने होम स्टेट अपना फर्स्ट कैडर प्रेफरेंस भरा, इसके बाद आपका जोन वाइज आप कैडर प्रेफरेंस भरते हैं, क्या क्या आपको कैडर चाहिए IAS के लिए, इसके बाद आप IPS के लिए भरते हैं, सेम चीज़ आप IPS के लिए भरते हैं कि आपको कौन से कैडर में प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला जो होता है वो होता है आपका सर्विस प्रेफरेंस, कि आप सर्विस को कौन सी प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को मैंने, जो फॉरेन सर्विस है, इसको मैंने 5th प्रेफरेंस दी है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये इस तरह से आप सर्विस प्रेफरेंस भी यहाँ पर भरते हैं। अब क्या होता है कि ये सर्विस प्रेफरेंस से भी बोर्ड कई क्वेश्चन बनाता है कि तुम क्यों फॉरेन सर्विस को सबसे मतलब लोअर प्रेफरेंस में दे रहे हो, भाई फॉरेन सर्विस तो सबसे टॉप ग्रेड की सर्विस है, तो ऐसा क्वेश्चन आप भर सकता है। तो ये प्रेफरेंस हम बहुत ही सचेत होकर बहुत ही तरीके से भरते हैं, जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका वाकई में लॉजिक होता है, आप उस आधार पर इसको भरते हैं, ठीक है। तो देखिए 21 सर्विसेज हैं टोटल, 21 सर्विसेज हैं, इनको आप प्रेफरेंस ऑर्डर में भरते हैं, ठीक है। इसके बाद लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट होता है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो मैंने फिर से वही बताया, जो पुराना अपने चारों चीज़ जब प्री के बाद अपलोड किया था वही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम डिक्टो वही चीज़ आप अपलोड करते हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट यहाँ से आपसे नहीं मांगता है, ठीक है। फिर आप फाइनली एक डिक्लेरेशन भरते हैं कि हाँ भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे जानकारी में सही हैं, और आप यहाँ पे सिग्नेचर मानते हैं, नाम भरते हैं, प्लेस डेट ये सब भरते हैं, और ये फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि डेफ 2 और डेफ 1 में ये जानकारी होती है। मैं फिर से बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई चीज़ होती है तो ये जो यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल ये है, मतलब आपकी जो हॉबीज़, प्राइज मेडल, स्पोर्ट, एनसीसी ये है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है कैडर प्रेफरेंसेस, कि आपने कैडर को क्या प्रेफरेंस दिया और बाकी चीज़ों को क्या प्रेफरेंस दिया। तो दोस्तों ये एक आप देखेंगे डेफ का आपके सामने, जो लोग चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं बेसिकली ये वाला PDF ही मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये वाला PDF ही मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये वाला PDF ही मिल जाएगा, ताकि आप लोग एक बार अंदाज़ा लगा पाएँ कि यार ये करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो था उससे आप लोग को डेफ 1 और डेफ 2 से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। जो छोटे मोटे डाउट्स रह गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं एक बार और फाइनल
इसका एक वीडियो और बना दूंगा आप लोग के मतलब 15-20 दिन बाद, आप लोग के डाउट्स को देख के 15-20 दिन बाद जो मेरे बस की रहेगी मैं पहले बताऊंगा। यार इन चीज़ों में सबकी चीज़ें अलग अलग होती हैं, है ना। मैं केवल अपनी चीज़ें बता सकता हूँ कि यार ये चीज़ मुझसे मांगी गई थी, हो सकता है सबसे अलग अलग कुछ चीज़ें मांगी गई हों, क्योंकि आपकी कैटेगरी अलग होती है, आपका स्टेट अलग होता है, सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो डिटेल प्रोफार्मा है, जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन को आपको एक दिन टाइम देके अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए वहाँ पे वो दी होती हैं। अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपसे पहले बता दूं, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी एक बहुत ही शानदार बॉडी है ना, बहुत ही हेल्पफुल बॉडी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको बहुत मौका देते हैं, आराम से जमा करिए, है ना, मस्त होके जाइए, मुंह उठा के इंटरव्यू दे के आइए, है ना, और चिल मार के आराम कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, हमारा मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई। ये छोटी मोटी चीज़ें जरूरी हैं, इसके बारे में जानना जरूरी होता है, लेकिन इससे आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से किया है, सर इसका क्या वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बात समझिएगा, ठीक है। आपने कोई ग्रेजुएशन किया हो, कहीं से किया हो, जैसे मैं IITian हूँ, आप मान लीजिए अगर आप IITian नहीं है तो इसका इंटरव्यू में आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में इवन मेरे से ज़्यादा उनको आकांक्षाएं होती हैं कि ये वाला बंदा ज़्यादा अच्छा आंसर देगा तो ही इसको नंबर देंगे। तो ये बात आप कॉन्फिडेंस के साथ समझिए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए, है ना, प्रिपरेशन करते रहिए, प्री मेंस इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर आप यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन, आप एक बार डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ें हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं इसी तरह से, अभी अगला जो वीडियो होगा कि अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें हम डिटेल्स भरते हैं, जैसे FIR आपके ऊपर हुआ है कि नहीं, आप कहाँ पे रहते हो, 2-4 परिचित लोगों के नाम बता दो, है ना, आपका मेडिकल फॉर्मेट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेडिकली आप फिट हो कि अनफिट हो, ये डिटेल कुछ दिन बाद पता चलती है। तो वो जब मैं फॉर्म भरूंगा उसके स्क्रीनशॉट लेके पर्सनल डिटेल हटा के आप लोगों के साथ वो भी चीज़ें मैं शेयर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि क्या प्रोसीजर होता है फाइनल यूपीएससी का। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।